हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेमेंद्र एक गरीब आदमी था जो गांव में एक स्कूल में प्यून की नौकरी करता। वो अपनी बीवी देवयानी और छोटी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। एक दिन घर पर अचानक से आग लग जाती है और देवयानी उस आग में जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवयानी की मृत्यु के बाद प्रेमेंद्र कीर्ति को अकेले ही संभालता है और उसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। हे कीर्ति बिटिया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर बनाया है। नए ओवन में बनाया है। तुम्हें पसंद आएगा बिटिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो बिटिया। प्रेमेंद्र गरीब होकर भी अपनी बेटी को हर एक खुशी देता है। वो ओवर टाइम करने लगता है ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सके और बेटी को किसी चीज की कमी ना पड़ने दे। जब कीर्ति का जन्मदिन आता है तभी थैंक यू पापा, इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए। अब मैं पार्टी में इसी ड्रेस को पहनूंगी और सबको जलाऊंगी। ओके बिटिया, तुम खुश तो मैं खुश। अपनी संतान की खुशी में ही एक पिता की खुशी होती है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर वो सुंदर ड्रेस पहनती है। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। प्रेमेंद्र बहुत अच्छा खाना भी बनाता था और वो अपने हाथों से कीर्ति के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर देता। चलो कीर्ति बिटिया, रात हो चुकी है। मैं तुम्हारी चंपी कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी चंपी नहीं की। हाँ पापा, ये लो तेल की शीशी। प्रेमेंद्र कीर्ति की चंपी करता है और उसकी चोटियां बनाता है। कीर्ति बिटिया, तुम्हारी माँ की तरह तो मैं तुम्हारी चोटी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझसे जितना जो हो सके मैं उतना करता हूँ। पापा सच कहूँ तो आपके कारण मुझे माँ की कमी नहीं खलती। आप मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी चंपी करते हो, इतनी सुंदर सुंदर चोटी बनाते हो। मेरी प्यारी बच्ची। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठा करने लगता और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता है। जब कीर्ति बड़ी हो जाती है तभी वो अपने घर और देवयानी के जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता है और उसे शहर पढ़ने भेजता है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा होता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। वो एक अनजान शहर में गई है। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए बहुत प्रार्थना करता है। 2 से 3 सालों बाद कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है, जहां पर वो उस कंपनी के बॉस माहिर से मिलती है। माहिर और कीर्ति दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ गांव में बूढ़ा प्रेमेंद्र जिस स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा होता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, जिस कारण प्रेमेंद्र अब घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? बुलाऊं तो किसे बुलाऊं मदद के लिए? कीर्ति ने भी 3-4 महीनों से फोन नहीं किया। अपने बूढ़े गरीब पिता की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे। प्रेमेंद्र बेचारा रोज कीर्ति को फोन किया करता, लेकिन कीर्ति ने उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया था। अब वो एक अमीर आदमी की बीवी हो चुकी थी। कीर्ति, मेरे माँ पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती क्या? आती है माहिर, लेकिन अब मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया है। अब मैं अमीर हो गई हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। That's like my wife. Very good कीर्ति। घमंडी माहिर के साथ शादी करके कीर्ति को भी अब अमीरी का घमंड आ चुका था। प्रेमेंद्र के पास कुछ पैसे नहीं बचते और तभी वो अपनी बेटी को फोन लगाता है, लेकिन बेटी ने तो पिता को ब्लॉक कर रखा था। फिर एक दिन प्रेमेंद्र गांव के टी स्टॉल पर 2 आदमियों को अखबार पढ़ते देखता है और उसमें अपनी बेटी कीर्ति को देखता है, वो भी माहिर के साथ। अरे, ये तो कीर्ति है, मेरी बेटी। ये बिजनेस अवार्ड
बाप रे बाप, मेरी बेटी जीवन में कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन लेकिन ये क्या, इसकी मांग में ये सिंदूर, ये क्या लिखा है? माहिर चोपड़ा और उनकी बीवी कीर्ति चोपड़ा को मिला बिजनेस अवार्ड। कीर्ति ने शादी कर ली है, ये जानकर प्रेमेंद्र चौंक जाता है। उसके हाथ से वो अखबार गिर जाता है और वो कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह जाता है। नहीं, मेरी बेटी मुझे इस तरह पराया नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। कीर्ति, कीर्ति, ये तूने क्या कर दिया बिटिया? प्रेमेंद्र अखबार से कीर्ति की कंपनी का नाम देख उसका पता ढूंढता है और वो शहर में उस कंपनी में जाता है। जब कीर्ति और माहिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तभी प्रेमेंद्र वहां पर सिक्योरिटी को धक्का मारकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस जाता है और कीर्ति से बोलता है। कीर्ति बिटिया, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने इतने नाजों से पाला और तूने अपने बाप के साथ ये किया। अमीर होने के बाद तू अपने गरीब बाप को ही भूल गई बिटिया। ये तूने सही नहीं किया, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ठेस पहुंची है बिटिया। कीर्ति और माहिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रेमेंद्र का ये तमाशा देखकर सारे क्लाइंट्स उठकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या तमाशा किया आपने? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, आपकी वजह से हाथ से निकल गई। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंकिए। तू अपने बाप को ही बाहर निकाल रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत अमीर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कचरा नहीं चाहिए। निकल जाइए मेरी कंपनी से पापा, और प्लीज भूल जाइए मुझे। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिक्योरिटी, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेमेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और वो बुरी तरह गिरता है। वो रोते रोते गांव लौट आता है। अपनी बेटी से मिले इस धोखे को वो सह नहीं पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे बहुत बढ़िया कढ़ी चावल है परमेंद्र भाई, तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हारे इस गुप्त हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, अरे भाई इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हो, सल्यूट है आपको परमिंदर काका। अब क्या करें, जब अपना ही खून आपको धोखा दे दे तो फिर खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से माहिर और कीर्ति का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें बंगला, गाड़ी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उससे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और वो कहीं के नहीं रह जाते। तभी अचानक से वो फोन पर वायरल हुए प्रेमेंद्र का वीडियो देखते हैं, जो अपने ठेले पर खाना बना रहा होता है। वो उस वीडियो को देखकर गांव जाते हैं और प्रेमेंद्र से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अमीरी में इतना घमंड किया जिसकी सजा अब हम भुगत ही रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का। प्रेमेंद्र उन दोनों के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाता है और वो उन दोनों को माफ कर देता है। वो दोनों उसका ढाबा संभालते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद कीर्ति एक रेस्टोरेंट खोलती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन भर अपने पिता को अच्छे से संभालती है। कैलाश और सुमन दोनों गरीब पति पत्नी अपने बेटा बेटी बबली और चीकू के साथ रहा करते थे। कैलाश एक गरीब मजदूर था, वहीं उसकी बीवी सुमन घर से ही टिफिन सर्विस करती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। एक दिन कैलाश एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन वो उन्हें समय रहते चुका नहीं पाता। तभी जमींदार पन्नालाल अपने आदमियों के साथ कैलाश और सुमन के घर पर आता है। क्यों रे घोंचू, तेरी तो ऐसी की तैसी, पूरे 2 महीने से तेरे नखरे नाटक झेल लिए, और कितना रुकूं मैं? अब और मोहलत नहीं दूंगा। अब तो तुझे मेरे पैसे लौटाने ही होंगे, बस बहुत हुआ अब। साहब बस ये एक आखिरी मोहलत दे दो, उसके बाद मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगा। एक आखिरी मोहलत दे दो। वो दरअसल पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण जो पैसे इन्होंने पिछले महीने जुटाए थे वो सभी खर्च हो गए।
वो सब मुझे नहीं पता। मुझे आज पैसे दे दो, वरना तुम्हें अगले 6 महीनों तक मेरा नौकर बनना होगा। अब तुम्हारे पास कोई घर या खेती बाड़ी है नहीं जिसे मैं उसके बदले हड़प सकूं। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसे भिखारियों को पैसे दिए। लेकिन साहब। उठा लो रे इसे और ले चलो इसे। अब ये अगले 6 महीने तक मेरा नौकर बनकर रहेगा, अपने परिवार से दूर। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए साहब। सुमन बहुत विनती करती है, लेकिन उस क्रूर पन्नालाल के आदमी कैलाश को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैलाश अब पन्नालाल का नौकर बन जाता है। उस बेचारे के साथ खूब अत्याचार भी होता है। सुमन अब अकेली पड़ जाती है। वो खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे बच्चे अपने पापा से दूर कैसे रह पाएंगे? ये सही नहीं हुआ। तभी वहां पर बबली और चीकू आते हैं और वो सुमन को सांत्वना देते हुए कहते हैं, रो मत माँ, पापा जल्दी हमारे पास वापस आ जाएंगे, देखना आप। हाँ माँ, हम पैसे इकट्ठा करके उस मूंछ वाले पन्नालाल काका के पैसे चुका देंगे, जिसके बाद वो हमारे पापा को अपने चंगुल से आज़ाद कर देंगे माँ। सुमन को अपने बच्चों की बात को सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है। वो अब अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। दिन में 25 की जगह 50 टिफिन्स बनाने लगती है, लेकिन उससे ग्राहक ही नहीं मिलते। वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे ही अकेले अपने बच्चों को पालना था। एक दिन उसके टिफिन सर्विस से टिफिन लेने वाला एक आदमी उसे एक सलाह देता है। सुमन बहन, क्यों ना तुम अपने टिफिन सर्विस के पोस्टर छपवा कर उन्हें हर जगह लगा लो। इससे तुम्हारे ग्राहकों की संख्या दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अरे वाह, सच में ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई, लेकिन मैं पोस्टर्स कैसे छपवाऊंगी? मुझे तो वो काम नहीं आता। तुम चिंता ना करो बहन, मेरा एक दोस्त है जो पोस्टर छापता है, मैं उससे कह दूंगा, वो तो तुम्हें डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद भाई। सुमन अब पोस्टर्स छपवा लेती है, लेकिन पोस्टर्स छपवाने के बाद भी उसके टिफिन सर्विस की बिक्री कुछ खास बढ़ती नहीं। उसके पास अब दिन ब दिन पैसों की कमी होने लगती है। वो बहुत व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाती है। तभी चीकू और बबली स्कूल से वापस लौट आते हैं। अरे बबली, चीकू, तुम दोनों अभी तो स्कूल गए थे, आज इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई? नहीं माँ, छुट्टी नहीं हुई, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? मतलब? हमारी पिछली 3 महीनों की फीस बाकी है ना माँ, इसीलिए हमें गेट से बाहर भगा दिया और कहा है कि जब फीस भरोगे तभी स्कूल में बैठने की अनुमति मिलेगी माँ। सुमन अब और भी चिंतित हो जाती है। वो बबली और चीकू के स्कूल में जाने के बारे में सोचती है। मैं काम करती हूँ, आज ही बबली और चीकू के स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जाकर बात करती हूँ और उनसे कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहूँगी। ये 2 टिफिन भी बांध देती हूँ, स्कूल से आते वक्त मैं इनकी डिलीवरी कर दूंगी। सुमन उन 2 टिफिन को पैक करती है और चीकू बबली के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलती है और उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहती है। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को भी वो आदमी उठा ले गए और मेरा टिफिन सर्विस का काम भी कुछ खास चल नहीं रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े और दिनों की मोहलत दे दो, ताकि मैं बबली और चीकू के स्कूल की फीस लौटा पाऊँ। लेकिन उन्हें यूँ स्कूल के बाहर मत कीजिए, इससे उनकी बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी। देखिए सुमन जी, हम आपकी परिस्थिति बखूबी समझते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीछे छोड़कर मैंने आपके दोनों बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी, तो मुझे बाकी बच्चों को भी एंट्री देनी होगी जिन्होंने फीस नहीं भरी है। और अगर मैं यही करता रहा तो कोई फीस भरने की बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। जी, आप वो भी सही कह रहे हो। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस हफ्ते आप फीस भर दीजिए, वरना मुझे न चाहते हुए भी चीकू और बबली का इस स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा। सुमन बहुत घबरा जाती है। वो चिंता में अपने दोनों टिफिन वहीं पर छोड़ जाती है और लोगों से पैसों की मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तपती धूप में वो लोगों के घरों में जा जाकर उनसे पैसों की मदद मांगती है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से धूप में चल चल कर उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। नहीं सुमन, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है।
चीकू और बबली की स्कूल की फीस भरनी है, और उसके लिए हर हाल में मुझे इसी हफ्ते पैसों को इकट्ठा करना होगा। प्रिंसिपल सर को केबिन में बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आती है और वो देखते हैं कि टेबल पर 2 टिफिन पड़े हैं। वो उन्हें खोलकर सारा खाना सफा चट कर देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, क्या खाना बनाया है सुमन जी ने, अनबिलीवेबल। इतना अच्छा टेस्ट तो मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। प्रिंसिपल सर खुश होकर सुमन को फिर से स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं, सुमन जी, आपके हाथों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, उनका आशीर्वाद है। माफ कीजिएगा, लेकिन खुशबू सूंघकर रहा नहीं गया और मैं सारा खाना खा गया। मेरे पास एक सुझाव है जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। कैसा सुझाव प्रिंसिपल सर? सुमन जी, आप मेरे स्कूल के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लीजिए, जहां पर आप स्वस्थ और मस्त खाना बनाकर बेचना, जो सभी को खूब पसंद आए, और 3 महीनों तक आप जितने पैसे कमाओगे उसका 50% मुझे दे देना, और हाँ, रोजाना मुझे मुफ्त में टिफिन भी दे देना। जी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे पास ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है फिलहाल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, आप मुझे वो बाद में लौटा देना। आप ये ढाबा खोलेंगी तो एक तरह से मुझे पैसे और टिफिन देकर आप अपने बच्चों की फीस ही चुकाओगी, और आपके ढाबे पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने से ऑफ कोर्स बहुत लोग आएंगे, जिससे मेरी स्कूल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सुमन को पैसे देता है, जिससे वो स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर वो स्वस्थ और स्वच्छ खाना बेचती है। 2 से 3 दिनों में उसका ढाबा गांव में मशहूर हो जाता है और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे बढ़िया जी बढ़िया, क्या खाना है! ऐसा अलौकिक स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, मानो कोई जादुई पदार्थ मिलाया हो इस खाने में। हाँ, अब मुझे भी आपके स्कूल ढाबे का खाना बहुत पसंद आया। यहाँ का खाना खास करके स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पौष्टिक है। सुमन के बच्चे भी स्कूल में ठीक से पढ़ने लिखने लगते हैं। सुमन रोजाना प्रिंसिपल को टिफिन देती और 3 महीनों तक उसे अपनी कमाई का 50% देती है। आगे जाकर और भी पैसे कमाकर वो अपने पति कैलाश को भी उस पन्नालाल की कैद से आजाद कर देती है और वो चारों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगते हैं। सुमन बहुत सारे पैसे जोड़कर आगे जाकर गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और जीवन में भरपूर तरक्की करती है। गरीब इंद्रेश उत्तमपुर कहकर एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला, बीवी उषा और 2 छोटे बच्चे हप्पू और मिंटी के साथ रहा करता था। 1 महीने पहले ही इंद्रेश के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वो एक बंगले में नौकर था। वहीं उसकी बीवी उषा घर पर फूल हार बनाकर उन्हें मंदिर के बाहर बेचा करती। कभी कभी सास शकुंतला भी उषा की हार बनाने में मदद कर दिया करती। हप्पू और मिंटी दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते। उनका घर कच्चा था, वो मिट्टी का बना हुआ था और उन्हें गर्मी में उसमें बहुत राहत मिलती है। इंद्रेश जी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए हमें इस मिट्टी के मकान में ठंडक मिल रही है, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही हमें पक्की ईंट का मकान बनाना होगा, वरना हमारा ये घर बारिश में बचेगा नहीं। हाँ लल्ला, उषा बहू बिल्कुल सही कह रही है। जी माँ, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। बारिश शुरू होने से पहले ही हम ईंट का मकान बनवा लेंगे और उसमें एक सुखमय जीवन बिताएंगे। इंद्रेश जिस सेठ के यहाँ काम पर था वो बहुत क्रूर और कंजूस था। धन दौलत तो उसके पास भरपूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था और दिल खोलकर किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसके सेठ लखन उसे उसकी तनख्वाह देते समय, ये ले इंद्रेश, तेरी तनख्वाह, जा ऐश कर। लेकिन जब इंद्रेश उन पैसों को गिनता है तभी वो कम होते हैं। ये क्या साहब, ये पैसे तो कम है। हाँ, तो पिछले महीने तू 2 दिन छुट्टी पर भी था ना, और 1 दिन हाफ डे किया था तूने। साहब, तभी मेरे पिता का देहांत हुआ था, आप उस समय का भी हिसाब काटोगे? इतने निर्दयी मत बनिए साहब, मैं एक गरीब हूं, मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत मायने रखता है। ज्यादा बकर बकर मत कर, तेरे पिता का देहांत हुआ तो उसमें मैं क्या करूं? जिस दिन तूने छुट्टी ली उस दिन के हिसाब मैं तो काटूंगा ही ना। तभी उतने में वहां पर लखन का बूढ़ा पिता गिरधर वहां आ जाता है।
क्यों बहस कर रहे हो लखन? इंद्रेश के पिता का देहांत हो गया था, कह रहा है ना वो। और देखा जाए तो ऐसे बहुत बार हुआ है जब इंद्रेश ने हमारे यहाँ ओवर टाइम काम किया है, लेकिन उसने उन पैसों का कभी मांग नहीं की। पापा, आप अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहो, ये सारा कामकाज मैं संभाल सकता हूँ, जाओ अभी। लखन इंद्रेश को कम पैसे ही देता है। बेचारा इंद्रेश अब बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे वो खर्च चला लेते हैं। इंद्रेश हर महीने में आधे पैसे ईंट का पक्का घर बनाने के लिए साइड में निकाल कर रखता है। एक दिन जब उषा मंदिर के बाहर हार बेच रही होती है, तभी वहां पर गिरधर आता है और वो उससे हार खरीदकर उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। काका, मुझे सिर्फ हार के ही पैसे दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए, वापस रख लीजिए इन्हें अपने पास। उषा बिटिया, मैं जानता हूँ इंद्रेश और तुम दोनों मिलकर कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो अपने परिवार को संभालने के लिए। ये पैसे रख लो बिटिया, अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो। ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। जुग जुग जियो बिटिया, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी काका। गिरधर बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। दिन बीतते गए, इंद्रेश अपने ईंट के मकान के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करता गया। लेकिन एक दिन अचानक से बिन मौसम तूफान आ जाता है, जिसमें इंद्रेश का मिट्टी का कच्चा घर टूटकर बिखर जाता है। उसका सारा सामान उस तूफान में तबाह हो जाता है। उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी खराब होकर उस बारिश में कहीं बह जाते हैं। इंद्रेश और उसके परिवार पर दुखों की बिजली गरज पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सामान, मेरे पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लल्ला, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जगह से चले जाएं और किसी सुरक्षित जगह पर रुकें, वरना ये तूफान हमें भी ले डूबेगा। इंद्रेश और उसका परिवार उस तूफान से संघर्ष करते हुए एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। वो लोग अगले दिन एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। जी, अब जो हो गया सो हो गया। हम कल रात के समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक नहीं कर सकते। हाँ उषा, कल रात के बिन मौसम बारिश के कारण हमारा मिट्टी घर बर्बाद तो हो गया, लेकिन मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अभी भी बारिश के महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते बाकी हैं। इन 2 हफ्तों में मैं कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करके रहूंगा। मैं तो कहती हूँ तू अपने सेठ से कुछ पैसे मांग कर देख। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इंद्रेश काम पर आकर लखन को सारी बात बताता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन तभी लखन उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो तब तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चल अभी के अभी निकल जा यहां से, और आज के बाद काम पर मत आना। तो जैसे लालची और लोभी नौकर को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। क्या पता तू चोरी भी कर ले कल को। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे यूं काम से मत निकालिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, मैं उनको कैसे संभालूंगा? मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिए ना साहब, मेरे ऊपर रहम करिए, गरीब पर रहम करिए साहब। अबे बंद कर तेरी ये फालतू की बकवास, चल दफा हो जा यहां से। लखन इंद्रेश को घर से बाहर निकाल देता है। ये सब गिरधर देख लेता है और रात में गिरधर इंद्रेश की झोपड़ी पर आता है। बड़ी साहब, आप मेरी झोपड़ी में कैसे? उषा, बहू, उनके लिए वो बांस की कुर्सी तो ला। नहीं शकुंतला बहन, मैं ठीक हूं ऐसे ही। ये लो इंद्रेश बेटा, ये पैसे देने आया था मैं तुम्हारे पास। ये पैसे, ये किसके पैसे हैं? और आप मुझे क्यों दे रहे हो बड़े साहब? इंद्रेश बेटा, ये पैसे मेरे हैं, लखन के नहीं। इन पैसों से तू अपने लिए एक पक्का घर बनवा ले। मैं तुझसे लखन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।
पता नहीं कैसे मेरी ही औलाद होकर भी इतना क्रूर और निर्दयी बन गया है वो। लेकिन बड़े साहब, मैं इन पैसों को नहीं स्वीकार कर सकता। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा है साहब। इंद्रेश, तुझे ये पैसे रखने ही होंगे। तेरे पास जब भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तभी तू मुझे ये लौटा देना बेटा। लेकिन बड़े साहब। मैंने कहा ना एक बार। अच्छा ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब। इंद्रेश गिरधर के दिए हुए पैसों को स्वीकारता है और उनसे वो अपने हाथों से एक सुंदर सा ईंट का पक्का घर बनाता है। वो घर वाकई में काफी खूबसूरत होता है। उसे इंद्रेश और उषा ने मिलकर सजाया होता है। लोग उसकी तस्वीरें खींचते और देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं। उसके घर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद इंद्रेश को पक्के घर बनाने के कई सारे ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे कमाकर वो गिरधर को पैसे लौटाने के लिए लखन की गैर मौजूदगी में बंगले पर जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ भाई, उनका 16 दिन पहले ही देहांत हो गया। लखन साहब अभी दफ्तर पर गए हैं। गिरधर के देहांत के बात सुनकर इंद्रेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस दिन खूब रोता है, फूट फूट कर रोता है। इंद्रेश गिरधर की याद में उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिसमें गरीब मुफ्त में पढ़ लिख सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो अपने जीवन में खूब आगे जाता है और कुछ सालों बाद वो खुद एक बड़े बंगले का मालिक बन जाता है। क्या? ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया कंचन। मैंने तुमसे बेशुमार प्यार किया, जिसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। ओ प्लीज, अब ना ये सारा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सड़क पर आ गए हो तो अब ये तुम्हारा बंगला नहीं, मेरा बंगला है। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, अभी के अभी। दीपक एक अमीर आदमी होता है। उसे कंचन नामक एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की से प्यार होता है। दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद नशे की हालत में कंचन दीपक से प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत करवाती है, जिससे अब दीपक की सारी जायदाद सब कुछ कंचन का हो जाता है। जिसके बाद अब कंचन दीपक को उसी के आलीशान बंगले से धक्के मारकर बाहर निकालती है। आइंदा फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि ये अब कंचन कपूर का बंगला है और तुम्हारी यहाँ पर एंट्री बैंड है। दीपक अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है। वो बेचारा अनाथ था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सारी संपत्ति तो कंचन ने लूट ली थी। दीपक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगता है। तभी मजदूरी का माल ढोते समय उसे देखकर दो आदमी बोलते हैं। अरे भाई, तुम ही हो ना वो जो पिछले साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते थे? और आज तुम यहाँ हम गरीबों के बीच मजदूरी कर रहे हो? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए? दीपक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक किराए के मकान में रहने लगता है और वो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से होती है, जो शहर से गांव में अपने बूढ़े नाना जी के पास आई होती है। वो मॉडर्न तो होती है, लेकिन फिर भी गरीब और साधारण किस्म की ही होती है। दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। दीपक और चांदनी दोनों एक नदी किनारे जाकर खाना खाते हैं। वहाँ पर दीपक ने सजावट की होती है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आई लव यू चांदनी। आई लव यू टू दीपक। चांदनी, मैं तुम्हें अब वो सारी खुशियां तो नहीं दे सकता, लेकिन इस सिंपल सी डिनर डेट में भी मेरा दुनिया भर का प्यार छुपा है तुम्हारे लिए। इट्स ओके दीपक, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी पहली बीवी ने किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अब
अब तुम सिर्फ खुश रहो, क्योंकि तुम खुशियां डिजर्व करते हो। दीपक और चांदनी प्यार भरा समय बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर कंचन बंगले में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय दीपक के पैर पर कई सारी ईंट एक साथ गिर जाती हैं, जिस कारण उसके पैरों से बहुत खून बहने लगता है। सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो घर पर ही आराम करने लगता है। चिंता मत करो दीपक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे चांदनी, कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? अब मैं घर पर ही हूं, ऐसे घर कैसे चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो दीपक, मैंने तय कर लिया है, मैं रोटी दाल और सब्जी बेचकर पैसे कमाऊंगी। शहरी हूँ, लेकिन अब शहर का टेस्ट गांव में लाऊंगी, अपना ठेला लगाकर। नहीं चांदनी, प्लीज ऐसा मत करो। नाना जी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं देख लूंगा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, तुम काम मत करो। ये क्या बात हुई भला? जब एक पति अपनी बीवी को कमाकर संभाल सकता है, तो फिर एक बीवी अपने पति को क्यों नहीं संभाल सकती भला? हाँ, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया दीपक। टेंशन मत लो, नाना जी कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा वो खुश हो जाएंगे मुझे काम करता हुआ देख के। चांदनी अगले दिन से चौक पर ठेला लगाकर रोटी सब्जी और दाल चावल बेचने लगती है। एक दो दिन में ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और सभी को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद भी आता है। वाह, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम। अरे भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका खाना। जी करता है ये दाल और पीते ही जाऊं। सच में ये घी वाली दाल बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये जीरा राइस भी। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद भाई साहब। चांदनी के ठेले पर अब दिन ब दिन ग्राहकों का आना जाना बढ़ जाता है, जिस कारण लोग पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। एक दिन सरपंच के आदमी आकर चांदनी से कहते हैं, ओ मैडम जी, तुम्हारे ठेले के कारण पूरी चौक भर जाती है। या तो अपने ठेले को 2 दिन में यहाँ से हटाओ, या फिर एक ढाबा बना लो जिसमें तुम्हारे सारे ग्राहक चैन से बैठकर खाना खा सकें। यूं रास्ते पर खड़े होकर रास्ता ना ब्लॉक करें। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। 2 दिनों के बाद से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। चांदनी अब चिंता में पड़ जाती है। वो ये बात अपने नाना जी और दीपक को भी बताती है। तभी मुझे माफ कर दो चांदनी, मेरे इस फ्रैक्चर्ड पैर की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, वरना तुम्हें इतना काम करने की कोई नौबत ही नहीं आती। फिर वही बात, दीपक तुम क्यों बार बार खुद को कोस रहे हो? इट्स ओके, प्लीज खुद को कोसना बंद करो। तुम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हो। अरे चांदनी बिटिया, मेरे पास एक सुझाव है। अब हमारे पास कोई मकान तो है नहीं जिसमें हम ढाबा खोल सकें। हाँ, तुम मेरे दोस्त जयंती लाल की खेत के बांस की लकड़ियों को तोड़कर एक बांस का ढाबा बना लो। बांस का ढाबा? ये कैसे मुमकिन है नाना जी? अरे मुमकिन है बेटा। कुछ दिन पहले ही मैं एक अखबार में देख रहा था, किसी गांव में एक परिवार ने बांस का घर बनाया था। हाँ नाना जी, मैं जानती हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। बांस के ढाबे से ढाबे में शुद्ध हवा और ठंडक बनी रहेगी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। चांदनी जयंतीलाल के खेत से बांस की लकड़ियां तोड़कर लाती है और वो और 2 मिस्त्रियों की मदद से एक बांस का ढाबा तैयार करते हैं और उस ढाबे में सभी ग्राहक बैठकर सुकून से खाना खाते हैं। पूरे गांव में चांदनी का बांस का ढाबा एक आकर्षण बन जाता है। वहां दूसरी ओर बंगले में चोरी होती है और कंचन का दीपक से लूटा हुआ सारा धन भी चोरी हो जाता है। वो बुरी तरह कंगाल हो जाती है। जब उसे अपनी सौतन के बांस के ढाबे के बारे में पता चलता है, तभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो उस दीपक ने दूसरी शादी कर ली है और तो और उसकी बीवी का बांस का ढाबा पूरे गांव में फेमस भी हो गया है। लेकिन मेरे होते हुए मैं उन्हें खुश नहीं देख सकती, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। कंचन चांदनी के ढाबे पर बॉम्ब प्लांट करने आ जाती है। तभी वो चांदनी को देखकर स्तब्ध रह जाती है
और उसकी आंखें भर आती हैं। चांदनी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। इसका मतलब इसकी शादी दीपक से हुई है। हम दोनों साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं। नहीं, मैं अपनी सहेली का घर नहीं तोड़ूंगी। ये गुनाह मैं नहीं करूंगी। कंचन पीछे हो जाती है। तभी उसे वहां पर भगवान जी नजर आते हैं। बुराई में कुछ भी नहीं रखा है बेटा। अगर तुम दूसरों को खुश रखोगी तभी ही खुद भी खुश रह पाओगी। इसलिए बुरा काम करना छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही होगी। इतना कहकर भगवान जी अदृश्य हो जाते हैं। कंचन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दीपक को उसका बंगला वापस दे देती है और शहर चली जाती है। वो वहां जाने के बाद अच्छे कर्म करती है और ईमानदारी से खुद कमाकर अपना जीवन यापन करती है। वहीं दीपक भी फिर से अपना काम शुरू करता है और थोड़े सालों बाद वो फिर एक बिजनेसमैन बन जाता है। चांदनी भी खूब तरक्की करती है और वो कई शहरों में अपने रेस्टोरेंट खोलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।